चलो भाई याद दिला देता हूं, हमने क्या कर लिया था लास्ट क्लास में। हमने हीट ट्रांसफर के मेथड्स पढ़ रहे थे। हमने बोला था कि हीट ट्रांसफर के टोटल 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं, याद दिलाओ। कंडक्शन। भैया एक सबसे पहला मेथड है कंडक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में खत्म कर दिया। कंडक्शन। कंडक्शन मतलब ये सॉलिड्स में एप्लीकेबल होगा जब भी हीट ट्रांसफर कर रही होगी विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट, सेम मीडियम के अंदर। और कंडक्शन का फॉर्मूला क्या था कि Q इज इक्वल्स टू के ए, चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ। फिर इसी के बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया था कंडक्टिविटी इन सीरीज, कंडक्टिविटी इन पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लिया था कंडक्शन में। ये सब चीजें हमने कर ली थी। फिर सेकंड प्रोसेस है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी हमने खत्म कर लिया था कि यार इसके जनरली कन्वेक्शन कौन से उसके लिए होता है, फ्लूइड्स के लिए। और इसके अंदर हीट जो ट्रांसफर करती है वो कैसे करती है भैया, याद है या भूल गए हो कन्वेक्शन? भाई नो रिस्पॉन्स, कुछ तो बोलो, कन्वेक्शन याद है या भूल गए? चलो भाई, कुछ याद नहीं है। बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है तो कुछ याद नहीं आ रहा। कन्वेक्शन में मैंने आपको यार ये बताया था कि जैसे जैसे हमारी वाटर या एयर की जो लेयर है वो गर्म होती चली जाती है, तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि हमें पता है डेंसिटी और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो भी एयर या फ्लूइड हमारी लोअर डेंसर बन जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, वो ऊपर चली जाएगी क्योंकि वो लो इन डेंसिटी हो गई है। और जो कोल्ड लेयर है वो हमारी नीचे आ जाएगी। इस तरीके से ये हीट प्रोसेस चलता रहेगा और हमारा पूरा फ्लूइड गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर करने का तरीका था कन्वेक्शन। अब हमें क्या पढ़ना है आज, दैट इज रेडिएशन। आज हमें पूरा रेडिएशन कवर करना है। मैंने बोला था रेडिएशन कैसा प्रोसेस है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर का एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और ये रेडिएशन किस फॉर्म में होगा, ये रेडिएशन हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगा। तो भैया स्टार्ट करें अपना रेडिएशन वाला पार्ट। यस यस सर। चलो डन। हाँ ऐसे कुछ बोलो भैया, क्या हो गया, सन्नाटा क्यों छाया हुआ है इतना? आ जाओ रेडिएशन पे। भाई रेडिएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल। एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ, लाइक प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट। भाई उसने कहा कि अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और मैं कह रहा हूं कि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी ये हमेशा कुछ ना कुछ हीट रेडिएट आउट करेगा सराउंडिंग को। और ये जो भी हीट रेडिएट आउट करेगा सराउंडिंग को, इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि जो ये हीट रेडिएट आउट कर रहा है सराउंडिंग को इन अ फॉर्म ऑफ अ वेव, ये रेडिएशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो भैया चेक करते जाओ। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला चीज हमने क्या बोला कि भाई किसी का भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो हीट एनर्जी रेडिएट आउट करेगा। दूसरे, आप खुद सोचो फैक्टर्स जरा, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, थोड़ा जल्दी इसमें। भाई जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा सराउंडिंग का और ऑब्जेक्ट का, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेगी, हीट रेडिएट आउट करेगी टू दी सराउंडिंग। मतलब उतनी ही ज्यादा रेडिएशंस होगी। क्या आपको पहले 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यस सर। डन। फिर नेक्स्ट यार, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो ये रेडिएशंस होंगी इनका नेचर कैसा होगा। तो मैंने आपको बोला जो भी ये रेडिएशंस होंगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो भैया ये हमेशा कितनी स्पीड से ट्रैवल करेंगी, ये स्पीड ऑफ हमेशा लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगी, बिकॉज इनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। फोर्थ पॉइंट कि भैया जो ये रेडिएशन है ये और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना, एक तो हमने बता ही दिया कि ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, याद रखना ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है।
और लास्ट फैक्टर ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा एरिया कितना एक्सपोज्ड है, एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग। तो ये चारों पॉइंट्स को चेक कर लो, ये हो गई हमारी प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट। बस इसी को हमें अप्लाई करना है हर जगह पे। भैया डन है सबका? यस सर। चलो डन। Yes, अब मैं sir. थोड़ी सी स्पीड बढ़ा जा रहा हूँ भैया, चेक करते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। यार मैंने बोला ये कोई भी एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये हीट सराउंडिंग को कुछ ना कुछ लूज कर रहा होगा। तो यहाँ पे तो बेसिकली हो क्या रहा है, हीट लूज हो रही है। लेकिन ऐसे ही सराउंडिंग या कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट, उसका टेम्परेचर भी तो 0 केल्विन से ज्यादा होगा, तो वो भी हीट रेडिएट आउट कर रहा होगा। और जो वो हीट रेडिएट आउट कर रहा होगा वो कुछ ना कुछ इस सरफेस पे फॉल डाउन कर रही होगी। मतलब आपको इस तरीके से समझना है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सेलफोन हो गया, ये मेरे पास एक पेपर वेट हो गया। भैया दोनों का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो जो ये सेलफोन है ये क्या कर रहा होगा, ये कुछ ना कुछ हीट रेडिएट आउट कर रहा होगा सराउंडिंग को, और हर एक आसपास वाली चीजों को ये हीट दे रहा होगा। तो ये पेपर वेट भी तो यही कर रहा होगा, इसका टेम्परेचर भी 0 केल्विन से ज्यादा है, तो ये भी हीट हर जगह लूज आउट कर रहा होगा। तो इसकी कुछ हीट इस पे फॉल डाउन कर रही होगी, ये हीट लूज भी कर रहा है, और एट द सेम टाइम ये हीट क्या कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो जो हमारी बॉडी का नेट टेम्परेचर होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि भैया मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि रेडिएशन रेडिएशन हमारा ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन, तो मतलब बहुत क्लियर कट चीज है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा उस केस में, डिक्रीज हो रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कह दूं कि भैया रेडिएशन हमारा कम है इन कंपैरिजन टू ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है रेडिएशन से, तो उस केस में हमारा ये टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और अगर दोनों का रेट बिल्कुल सेम है, जितने रेट से ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतने ही रेट से ये हीट लूज भी कर रहा है, तो हमें पता है फिर हमारा टेम्परेचर क्या बन जाएगा, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको चेक करो पहले, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब इसी चीज को इसी चीज को ऐसा रेफरेंस लिया और अप्लाई किया भैया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जो हमारा कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। भाई न्यूटन्स ने क्या किया, इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उसने कहा कि यार उसने एक बकेट में पानी लिया, गर्म पानी लिया काफी, तो अगर उसने इस बकेट में सपोज गर्म पानी लिया है तो इसका टेम्परेचर डेफिनेटली 0 केल्विन से ज्यादा होगा। तो उसने कहा कि सपोज इसका टेम्परेचर कुछ भी ले लो, मैं इसका टेम्परेचर सपोज ले रहा हूं कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यार उसने क्या देखा कि सराउंडिंग का कंपैरिजन में, मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं, तो सराउंडिंग के कंपैरिजन में अभी ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, सिंस वो अभी ज्यादा है, तो इसलिए जो ये पानी है ये ज्यादा हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा। सिंस ये ज्यादा हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो इसलिए हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, इनिशियली वो जल्दी डिक्रीज कर जाएगा। क्या आप सबको ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है? यस सर। Yes, डन। sir. तो उसने बोला कि यार जब आप पानी बहुत ज्यादा गर्म लेते हो, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, तो हीट रेडिएशन भी ज्यादा होता है। तो इस केस में हमारा पानी बहुत ज्यादा गर्म से नॉर्मल वार्म वाटर तक, नॉर्मल वार्म वाटर तक तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। सपोज 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब ये 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो मतलब अब आपका टेम्परेचर डिफरेंस कम है। तो अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो अब आपकी जो रेडिएशन है वो भी कम होगी। तो अब जो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, अब टाइम उसको बहुत ज्यादा लगेगा।
मतलब 50 से 30 बहुत जल्दी, लेकिन 30 से 20 उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब चीजें लीनियरली वेरी नहीं कर रही है, हमारी रेडिएशन लीनियरली वेरी नहीं कर रही है। क्योंकि अगर हमारी चीजें लीनियरली वेरी कर रही होती तो जितने टाइम में मेरा टेम्परेचर 50 से 30 पहुंचा है, उतने ही टाइम में मेरा टेम्परेचर 30 से 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाना चाहिए, 20 का डिफरेंस आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे उसने क्या प्रूव किया कि हमारी जो भी हीट लूज होती है रेडिएशन के फॉर्म में, वो लीनियरली नहीं होती। तो वो कैसे होती है भैया, ये अभी हम प्रूव कर देंगे कि वो एक एक्सपोनेंशियली होती है। चेक करो यहां तक की चीजें समझ में आई हैं या नहीं। यस यस सर, सर। सर आई। यहां तक नोट डाउन करो। इसकी अब इक्वेशन डिराइव करते हैं। मतलब प्रॉपरली डिराइव नहीं करेंगे, बस मेन मेन स्टेप्स लिखेंगे। जहां पे कंफ्यूज मत होना, कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए लिया है मैंने और स्मॉल टी इधर मैंने टाइम के लिए लिया है। डन सर। डन। चलो आओ तो अब इक्वेशन को डिराइव करते हैं। यार हमें ये पता है डी क्यू, हमारा फॉर्मूला क्या है हीट रेडिएशन बाय कंडक्शन का। फॉर्मूला याद दिलाओ। हमें पता है फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी, टी डिवाइडेड बाय लेंथ। उसके बाद यार आपको हीट का एक और फॉर्मूला पता होगा। हीट का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब तो हीट का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं भाई? जैसे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है, फेज चेंज होता है, तो हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ml। भाई? वेरी गुड। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मैं ही लिखवा रहा हूँ ms भैया डेल्टा आपको टी। सारी चीजें बिल्कुल। Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। Q डी क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। भाई क्या कर दो, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा एम सी, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इधर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या कर दो, इधर एक नेगेटिव साइन लगा दो। जहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन बस यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है और हीट हमारी लूज हो रही है। इक्वेशन 1। फिर प्रीवोस्ट थ्योरी के हिसाब से भैया हमारी जो भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगी बॉडी की, वो भी हीट लूज करेगी। और जो वो हीट लूज करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा भैया? वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि टेम्परेचर डिफरेंस, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच का होगा? बॉडी और सराउंडिंग के बीच का होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर टी लिख दिया और मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट लिख दिया। जरा फटाफट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करो, एंड कोई डाउट है तो पूछो पहले जल्दी से। भाई किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई फायदा नहीं चल रहा मेरे को लग रहा है, आज आप लोगों का ध्यान ही कहीं और है। तो भैया हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये कांस्टेंट किस चीज को कंसीडर करेगा? ये कांस्टेंट हमारा नेचर ऑफ मटेरियल एंड एरिया ऑफ एक्सपोज, ये इन दोनों को कंसीडर कर रहा है। तो उन दोनों पॉइंट्स के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया के। नीचे वाली इक्वेशन मैंने लिखी है रेडिएशन के हिसाब से, ऊपर वाली इक्वेशन मैंने लिखी है कि भैया जब भी हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों का एलएचएस सेम है, तो भैया आरएचएस को इक्वेट कर दो। तो मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा के टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी बाय स्मॉल टी विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इस चीज के लिए कि भैया हीट लूज हो रही थी। अब क्या करो, सारे टेम्परेचर वाले टर्म को एक साइड ले जाओ और टाइम वाले टर्म को एक साइड ले जाओ। तो भैया हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा के बाय एम सी इज इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय टी माइनस टी नॉट। भैया दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अगर इधर मैंने डी लिखा है तो इधर भी हमारा डी ही टर्म होना चाहिए, डी टी डी टी। तो यार अगर अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो क्या डिफरेंस मिलेगा हमें। के भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो इसको किसी एक कांस्टेंट स्मॉल के से इंडिकेट कर दो। टाइम का डिफरेंशिएट किया तो आ गया टी इज इक्वल्स टू, भैया यहां पे लगा दिया नेगेटिव साइन और ये हो जाएगा एल एन टी माइनस टी नॉट।
अब चेक करो ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये बताओ जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास, ये एक लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसके वाई एक्सिस पे मैं लॉग का टेम्परेचर डिफरेंस ले रहा हूं और जिसके एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूं। तो अगर मैंने इसको ले लिया है वाई एक्सिस पे और इसको ले लिया है एक्स एक्सिस पे, तो बहुत क्लियर कट चीजें हैं कि हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विद अ नेगेटिव स्लोप। और ये नेगेटिव स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा? ये नेगेटिव स्लोप हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू देगा। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में आता है ये वाला ग्राफ। डन सर। डन, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आपके पास ये इक्वेशन वन समझ में आ गई है तो अब इसी को क्या करेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग सर ले एम लेंगे। सी कहाँ पर गया? क्या बोल रहे हो दोबारे? एम सी कहाँ पर गया? एम सी? अच्छा, आप एम सी नहीं, वो आप बेसिकली कह रहे हो एम एक्स प्लस सी। तो यार इधर अगर हमने इंटीग्रेट किया है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा ना, तो इधर कांस्टेंट वो प्लस सी, वो इसका इंटरसेप्ट होगा। नहीं रिपीट सर, करना है के तो? के नीचे जो है। अच्छा, वो आप कह रहे हो। यार मैंने कहा ये कैपिटल के था, के कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट होती है किसी एक लिक्विड मटेरियल के लिए, तो ये भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। तो इस पूरे को ही मैंने एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया और वो कांस्टेंट को मैंने स्मॉल के लिख दिया। बाकी आपका जो मन करे आप उधर वो वेरिएबल लिख सकते हो। ओके सर। ठीक है, डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड एंटी लॉग ले रहा हूं। अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के टी, और कुछ कांस्टेंट होगा दैट इज सी। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, टी इक्वल्स टू टी नॉट, भाई इसको इधर ले गया, टी इक्वल्स टू टी नॉट प्लस ई एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस के टी प्लस सी। तो यार अगर आप देखो न्यूटन ने इसको न्यूमेरिकली प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? कि टी नॉट क्या है, टी नॉट याद रखना बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर ले रहे हैं, टी फाइनल टेम्परेचर ले रहे हैं। तो कुछ भी टाइम के बाद, किसी भी टाइम के बाद हमारी बॉडी का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अब की बार मैं इक्वेशन, मतलब एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन टेम्परेचर एंड द टाइम, भाई दोनों ग्राफ में कंफ्यूज मत होना। इधर मैंने लॉग लिया हुआ है लेकिन इधर मैं लॉग नहीं ले रहा हूं। तो अगर मैं इधर लॉग नहीं ले रहा हूं तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन आएगा। तो भैया इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर दो। और ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो हमारा टेम्परेचर पहले बहुत जल्दी डिक्रीज हो गया था बहुत कम टाइम में, क्योंकि पहले टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम लेते जाएगा टेम्परेचर को डिक्रीज करने में। तो ये ग्राफ हो गया बिटवीन टेम्परेचर एंड द टाइम, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब चेक करते जाओ, कोई डाउट है तो पूछते जाओ। नो सर। डन भैया, कंप्लीट करो यहां तक। अब आपको बताता हूं कि इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करोगे। डन। डन, चलो। अब यार देखो, पहले क्या होता था कि हमें ना लॉग की वैल्यूज गिवन होती थी, या लॉग की वैल्यूज हम लॉग टेबल बुक से फाइंड करते थे। तो मोस्टली हम जब भी फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना चाहते थे तो हम यूजली ये वाली इक्वेशन यूज करते थे, लॉग वाली इक्वेशन। इससे हमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है। लेकिन बार बार लॉग की वैल्यूज फाइंड करना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया था। तो इसलिए जब मेरे को बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर ना चाहिए हो, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आंसर निकल जाए तो भी काम चल जाए, तो फिर हम उस केस में ये लॉग वाली इक्वेशन यूज नहीं करते। उस केस में हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो याद रखना अब हम भी यही इक्वेशन यूज करेंगे। इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है अब वो चीज देखते जाओ। भैया हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, हमारे पास इक्वेशन आई है एम सी डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू के कैपिटल टी माइनस टी नॉट। अब इसमें ध्यान देते जाओ क्या क्या करना है। के बाई एम सी तो कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसको कैपिटल टी बाई टी
इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। अब यहां पे लिख लो जो मैं आपको बोलते जा रहा हूं। भैया टी नॉट क्या है? इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कह लो या सराउंडिंग टेम्परेचर कह लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये टी क्या है जो टी मैंने इधर लिखा है? याद रखना ये टी होगा हमारा एवरेज टेम्परेचर। और ये एवरेज टेम्परेचर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एवरेज टेम्परेचर आप लिखोगे T1 प्लस T2/2, जहां पे T1 और T2 क्या होंगे? हमारे बॉडी के इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स होंगे। तो भैया इस फाइनल इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख लो, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट। इधर टी का मतलब क्या है? एवरेज टेम्परेचर, T1 प्लस T2/2, और ये टी नॉट एज इट इज। अब आप न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। चेक करो ये पूरा फॉर्मूला क्लियर है या इसमें कुछ रिपीट करना है मेरे को? डन सर। डन। चलो तो एक बार ये फॉर्मूला लिख लो। अब मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे न्यूमेरिकल्स करा देता हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और उसकी ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, तो चेक करते रहना। चलो तो आई होप सबका कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। भैया सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और इसको हमने सराउंडिंग में रख दिया, जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग का कितना गिवन है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी वैल्यूज कि हमें 20 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है, और बॉडी जो भी हम बॉडी ले रहे हैं इसका इनिशियल टेम्परेचर, मतलब T1 की वैल्यू गिवन है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसका टेम्परेचर फॉल डाउन हो गया T1 से लेके T2 कितना? 35 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स। भैया हमको सिर्फ 10 मिनट लगे, इस बॉडी का टेम्परेचर रेडिएशन की वजह से लूज हुआ और 40 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आपको बताना है कि अब ये 35 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में होगा? क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। चलो डन। यस। तो भैया याद रखो ये बेसिकली आपकी कंडीशन 1 मतलब केस 1 बनेगा, ये केस 2 बनेगा। केस 1 में ये T1 है, ये T2 है। केस 2 में क्या हो जाएगा? ये T1 बन जाएगा और ये नीचे 30 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाएगा? T2 बन जाएगा। तो बस आपको टाइम की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इसी इक्वेशन को दो बार लिखो, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। चलो एक बार ट्राई करो कैलकुलेट करने की और जो आंसर है वो बताओ भैया। और कुछ डाउट हो तो पूछो। तो मैं साइड में लिखते जा रहा हूं, आप भी चेक करते जाना। केस 1 टेम्परेचर का डिफरेंस लिखना होता है। तो 45 और 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस? 5 डिग्री सेल्सियस का। 40 माइनस 35 ये कितने टाइम में हुआ? 10 मिनट्स में। तो 10 मिनट्स को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो गया? 600 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू टाइम का एवरेज। 40 प्लस 35 75, 75 का एवरेज डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 37.5 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर दैट इज T0, और T0 की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन 1। ऐसे ही इक्वेशन 2 लिखो। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं K और T, आपकी दोनों वैल्यूज आ जाएगी। केस 2 में हमारा टेम्परेचर 35 से 30 डिग्री फॉल डाउन कर रहा है, कितने टाइम में वो हमें कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये बन रहा है हमारे पास 35 प्लस 30 65, 65/2, 65/2 कितना हो जाएगा? 32.5 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20। चलो सॉल्व करो इक्वेशन 1 एंड 2 को।
हम्म, काव्य एक बार मिनट्स में आंसर बताना। मेरे पास आंसर मिनट्स में है और मेरे को लग रहा है आपका आंसर गलत आ रहा है। और मैं एक चीज गलत करना भूल गया हूं, आप में से कोई बता भी नहीं रहा है, नेगेटिव साइन लगाना हम भूल रहे हैं। काव्य बिल्कुल सही आ रहा आंसर, वेरी गुड। भाई सबका कंप्लीट हो चुका है? आप सब जरा कैलकुलेशन यस सर। चेक करो, आपका आंसर आना चाहिए 14 मिनट्स, विच इज मीन्स 840 सेकेंड्स। जैसे ही सबका कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भैया कैलकुलेशन जिसका नहीं भी हुआ है वो कोई बात नहीं है, सब लोग चेक कर लेना। अब ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबका आंसर आ जाना चाहिए, इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर से वही, कि हमारी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर T1 हमें दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है इन 7 मिनट्स। रिपीट, केस वन में दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया बॉडी का टेम्परेचर इन 7 मिनट्स। फिर हमें क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट्स। कि भैया हमने 7 मिनट और रखा, तो नेक्स्ट 7 मिनट्स में हमारी इस बॉडी का अब टेम्परेचर कितना होगा, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। और हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो चलो ट्राई टू कैलकुलेट। अब की बार आपको टाइम नहीं, अब की बार आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो आओ भैया साथ साथ बस मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, सॉल्व करना आपका काम है। सबसे पहले इक्वेशन बन जाएगी 60 - 40, और ये कितने टाइम में हुआ, ये हुआ हमारे पास 7 मिनट्स में। तो मतलब 7 × 60 इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट, टाइम का एवरेज। तो हमारा ये टाइम का एवरेज कितना आएगा, 60 + 40, ये हो जाएगा हमारे पास 100, और 100 ÷ 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन वन। फिर इक्वेशन टू क्या बनेगी, अब की बार मेरा इनिशियल टेम्परेचर 40 माना जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कितने टाइम के लिए, फिर से ही वो 7 मिनट्स के लिए। कांस्टेंट की वैल्यू सेम एज इट इज। अब की बार इधर टाइम का एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 40 + T/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 10। भैया फिर से वही दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, मेरे को टी की वैल्यू फाइंड करके बताओ कितने लिखनी है। हेमंत वेरी गुड यार, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अक्षिका वेरी गुड। अब की बार तो फटाक सॉल्व कर दिया भाई लोगों ने।
तो यार आप सब लोग अगेन इसको चेक करो, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल टेम्परेचर आना चाहिए 28 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब अगर आप देखो पहले 7 मिनट्स में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा था, 20 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है सेम टाइम के अंदर, 12 डिग्री सेल्सियस का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक तरीके से प्रूव्ड है कि इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था तो जल्दी कूलिंग हो गई, 7 मिनट में 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। लेकिन नेक्स्ट 7 मिनट्स में सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस आ रहा है। जब सबका कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज ये चैप्टर खत्म करना है यार। डन सर। डन, चलो डन बहुत बढ़िया। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अब, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बहुत सिंपल सिंपल चीजें बची हैं, बस फटाफट लिखते चले जाओ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यार, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट के अकॉर्डिंग हीट भी हमारा लाइट की तरह एक्ट करती है। जैसे मैंने ही आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाया हुआ है, अगर किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल डाउन कर रही है तो मेरे को बताओ क्या क्या फिनोमिनन हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। भाई वेरी गुड। अगर लाइट किसी भी एक सरफेस पे फॉल डाउन कर रही है तो हमें पता है 3 फिनोमिनन हो सकते हैं कि कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाता है, सिमिलरली कुछ पार्ट लाइट का दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है, रिफ्रैक्शन, और कुछ पार्ट हमारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यार इधर भी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई अगर हम कोई भी एक बॉडी ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो भैया इसके ऊपर जो भी हीट फॉल डाउन होगी, इसके ऊपर जो भी हीट फॉल डाउन होगी, याद रखो 3 फिनोमिनन यही होंगे। पहला फिनोमिनन होगा रिफ्लेक्शन, कि भैया ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ लाइट रे, वेरस कुछ लाइट रे हमारी क्या करेगी, कुछ लाइट रे हमारी एब्जॉर्प्शन कर जाएगी, ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और कुछ लाइट रे हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन। तो यार एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन में कुछ एनर्जी चली गई, एब्जॉर्प्शन में कुछ एनर्जी चली गई, और ट्रांसमिशन में कुछ एनर्जी चली गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि, एक मिनट रुकना प्लीज। सॉरी यार, चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो मैं बोल रहा था यार, अगर हीट कभी भी इस बॉडी पे फॉल डाउन करेगी तो यही 3 मेथड्स फिर से होंगे, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। तो यार रिफ्लेक्शन को मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर से, प्लस एब्जॉर्प्शन कैपिटल ए, प्लस ट्रांसमिशन। भैया ये टोटल किसके बराबर होगा, ये टोटल हमारा इंसिडेंट हीट एनर्जी के बराबर होगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, दिस मस्ट बी टोटल इक्वल्स टू क्यू। अगर मैं इन सबको इस टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आर बाई क्यू प्लस ए बाई क्यू प्लस टी बाई क्यू, दिस टोटल मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो यार ये जो रिफ्लेक्शन बाय टोटल एनर्जी, एब्जॉर्प्शन बाय टोटल एनर्जी और ट्रांसमिशन बाय टोटल एनर्जी, इसको हम नया नाम देंगे रिफ्लेक्टेंस स्मॉल आर से, एब्जॉर्प्टेंस स्मॉल ए से, और ट्रांसमिटेंस दैट इज स्मॉल टी। तो हमारे पास ये एक छोटी सी इक्वेशन जरूर है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि R प्लस ए प्लस टी ये हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, ये टोटल हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ये टोटल हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए तो अब इस चीज को समझो कि यार अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बॉडी ऐसी है जो हमारी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, रिफ्लेक्शन 0 है, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि a प्लस टी मस्ट बी इक्वल्स टू 1। क्या ये चीज मान रहे हो आप? यस सर। डन।
सिमिलरली अगर मैं ये भी अज्यूम कर लूं कि भैया हमारे में कोई ट्रांसमिटेंस भी नहीं हो रहा, तो फिर मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी कि A इज इक्वल्स टू 1। तो कोई ऐसी बॉडी जो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट ना करे, जो बिल्कुल भी ट्रांसमिट ना करे, तो मतलब उसमें पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? इसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी जो बिल्कुल रिफ्लेक्ट ना करे, ट्रांसमिट ना करे, वो सारी की सारी एनर्जी को क्या कर ले? वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये लो भाई, यहां तक नोट डाउन करो। भैया थोड़ी स्पीड बढ़ाना। डन सर। डन। चलो अब इसी चीज को समझो यार, हमें ब्लैक बॉडी के बारे में ही पढ़ना है, तो अब इस चीज को ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। यार ये मैंने कोई भी एक ब्लैक बॉडी ली है, मैंने कहा इस ब्लैक बॉडी के ऊपर कोई भी जो हीट है वो फॉल डाउन कर रही है। तो हमें पता है कि अगर ये कोई भी हीट फॉल डाउन कर रही है तो ये पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ब्लैक बॉडी की एक और खासियत होती है। क्या खासियत होती है? भैया इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इसके जो चार्जेस हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। आपको डुअल नेचर और एटम्स थोड़ा बहुत याद है? Yes. भाई आजकल हमारी रिवीजन रैंकर क्लास में भी चल रहा है और बाकी रागिब सर ने पढ़ाया वही है। तो देखो इसके साथ वही होगा। इस बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब करी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसने एनर्जी गेन करी। तो एनर्जी गेन करने की वजह से क्या होगा? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने एनर्जी गेन करी है। तो ये हमारा जब ऊपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता, ये तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसको वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लूज। वेरी गुड, इसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। और ये एनर्जी लूज किस फॉर्म में करता है? ये एनर्जी लूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में करता है। तो इधर भी ब्लैक बॉडी की खासियत यही है। ब्लैक बॉडी में सिंस एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, तो इसकी जो ये रेडिएशन होगी वो भी मैक्सिमम ही होगी। तो ये खासियत है ब्लैक बॉडी की कि भैया इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जी को रेडिएट आउट करेगा इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसलिए अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं ब्लैक बॉडी की खासियत क्या है, तो यही चीज याद रखना कि खासियत है कि इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम। और आपको रेडिएशन से और रिफ्लेक्शन को मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। रेडिएशन और रिफ्लेक्शन में बहुत डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में और रेडिएशन में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट रेज या हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ये जैसे ही टकराई ये वैसे ही वापस चली गई। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में हमारी पहले हीट एब्जॉर्ब होती है और फिर वो सराउंडिंग को लूज होती है। चेक कर लो, ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। ये रेडिएशन इंफ्रारेड होगी। क्या? दोबारा बोलो। जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो इंफ्रारेड होगी। जो ये रेडिएशन सबमिट कर रहा है, यस, उनका नेचर मोस्टली इंफ्रारेड नेचर होता है। इसलिए अगर हम किसी भी गर्म चीज के पास खड़े होते हैं तो हमें हॉट सेंसेशन फील होता है। जैसे विंटर्स में हम हाथ वगैरह कैसे सेकते हैं, यही तो मेथड है कि भैया आग जल रही है, टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा, तो प्री वोज थ्योरी के अकॉर्डिंग वो हीट रेडिएट करेगा और वो हमारी बॉडी पे हीट फॉल डाउन कर रही है। तो आग ने हीट रेडिएट करी, हमारी बॉडी पे फॉल डाउन हुई और वो हीट हमने एब्जॉर्ब करी। तो इसलिए विंटर्स में हम इस तरीके से बॉडी को गर्म करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो नेचर है वो यूजुअली इंफ्रारेड होता है। लेकिन ये नहीं कहना कि हमेशा इंफ्रारेड ही होगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे कि मेरी बॉडी का कितना ज्यादा टेम्परेचर होते जा रहा है।
अभी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में वो चीज समझाऊंगा। ओके सर। ओके सर, तो ये कंप्लीट हो जाए तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन। अब यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है तो मतलब इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और हमें पता है एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, एच न्यू से। अगर एनर्जी है तो पावर भी होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पावर का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम। टाइम। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू। एनर्जी का इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और इस इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, ई एनर्जी नहीं है, इधर ई इंटेंसिटी है। तो ये जो एनर्जी रेडिएट आउट हो रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें बताया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने। भैया ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, कि भैया ये जो एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएट आउट कर रही है, वो हमें बताया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने क्या कहा? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉडी का टेम्परेचर टू दी पावर 4। तो एक बात जो मैंने अभी कही वो देखो, फिर से वही चीज वैलिड हो गई कि भैया मेरी बॉडी जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उतनी ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। जितनी ज्यादा ये एनर्जी गेन करेगा, ये उतने ज्यादा एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाएगा। जितने ज्यादा एक्साइटेड लेवल पे पहुंचेगा, तो नीचे आने के लिए ये क्या करेगा? उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी लूज करेगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला वही बता रहा है कि जो भी हमारी हीट एनर्जी लूज हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? टेम्परेचर टू दी पावर 4 के आ रही है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो इसको रिमूव करके हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, और इस कांस्टेंट में हमारे वो सब बाकी फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे, एरिया एक्सपोज, नेचर ऑफ द मटेरियल, ये सब फालतू के जो कांस्टेंट्स होते हैं। टेम्परेचर टू दी पावर 4, जहां पे आपको पता है ये सिग्मा क्या कहलाता है? ये सिग्मा हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। और भैया आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? भैया किसी को याद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू? नो सर। नहीं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा। 5.67 इंटू 10⁻⁻8। और याद रखना ये वैल्यू एसआई यूनिट्स में है, हमें एसआई यूनिट्स में ही याद रखनी है। 5.67 इंटू 10⁻⁸। वैसे तो आपको ये वैल्यू याद भी नहीं रखनी, या तो एग्जाम में गिवन होगी, और दूसरी चीज मोस्टली हमें रेशियो निकालना होता है, तो सिग्मा सिग्मा वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब याद रखो ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे भैया, अब ध्यान देते जाना। ये फॉर्मूला हम सिर्फ एक आइसोलेटेड ब्लैक बॉडी के लिए यूज करेंगे। जब मैं क्वेश्चन में बोलूं एक ब्लैक बॉडी है और वो आइसोलेटेड है, मतलब आसपास हमने कोई सराउंडिंग कंसीडर नहीं करी, लेकिन सपोज इस ब्लैक बॉडी के आसपास सराउंडिंग है, तो अगर इस ब्लैक बॉडी के आसपास सराउंडिंग है, तो इसकी कुछ रेडिएशन सराउंडिंग को जाएगी, और सराउंडिंग की कुछ रेडिएशन इसको भी मिलेगी। तो इस केस में हमारा जो नेट हीट ट्रांसफर या नेट हीट इंटेंसिटी आएगी, उसका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इंटू बॉडी का टेम्परेचर टू दी पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर टू दी 4। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? व्हेन ब्लैक बॉडी इज प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग। भैया कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसमें, कि जब मैं किसी एक ब्लैक बॉडी को सराउंडिंग में प्लेस कर दूंगा, तो उस केस में इन दोनों के बीच में भी हीट ट्रांसफर होगा, तो इसलिए टी नॉट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सर ई यहाँ पे एनर्जी है या फिर इंटेंसिटी? इंटेंसिटी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इधर ई एनर्जी नहीं है, इंटेंसिटी है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो
तो बुक में ई लिखा होता इसलिए मैंने ई लिखा, और कोई रीजन नहीं था। आप इसको आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इसको आई इंटेंसिटी लिख रहे हो तो आप मेरे को ये भी बता दो फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। इंटेंसिटी इंटू एरिया तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। और अगर मैं सिर्फ पावर कैलकुलेट करना चाहूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटू एरिया। तो कुछ बुक्स में डायरेक्टली फॉर्मूला इस तरीके से गिवन है, आई इंटू ए इंटू सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, ये पावर के लिए। और जब वो एनर्जी पूछे तो इसमें एक टाइम का टर्म और मल्टीप्लाई कर देना, बस सीधा लॉजिक। भैया लेकिन किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जल्दी यहां तक कंप्लीट कर लो, और यहां तक कंप्लीट हो जाए फिर बता दो। डन। डन, चलो। अब यार आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद है? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता था? के क्यू वन के टू एक अपॉन बाई आर। के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। जहां पे आप मेरे को बताओ के की वैल्यू, मैं आपको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं बस। के की वैल्यू क्या होती थी फॉर्मूले के टर्म्स में? 1/4 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, और ये किसके लिए वैल्यू होती थी? एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता था कि भैया हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकती है दूसरे चार्जेस से। Q1 की जो फील्ड होगी वो Q2 से कितना इजीली इंटरेक्ट कर सकती है, और ये सबसे ज्यादा इजीली इंटरेक्ट वैक्यूम में करेगी या किसी एक मीडियम में करेगी? वैक्यूम। भाई सबसे ज्यादा इजीली इंटरेक्ट तो ये वैक्यूम में करेगी ना, क्योंकि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करने वाला कोई होगा ही नहीं। तो इसलिए ये ई नॉट की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और ये वैल्यू वैक्यूम के लिए होती थी। लेकिन अगर मैं किसी मीडियम की बात करूं तो भैया मीडियम के अंदर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस फील होता है, तो इसलिए हमारी ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यही सेम चीज आपको अप्लाई करनी है हीट के केस में। मीडियम के केस में हम क्या कर देते हैं, मीडियम के केस में मैं लिख देता हूं फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। याद है, ऐसे ही तो करते हैं ना हम। भैया इधर भी सेम चीज लगा दो। यार मुझे बताओ कि ये चीज, ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा है? ये फॉर्मूला हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए लिखा है। लेकिन जरूरी नहीं सारी चीजें ब्लैक बॉडी हो, 100% ब्लैक बॉडी कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो एक हाइपोथेटिकल केस हो गया। तो हमारे पास जनरली ब्लैक बॉडी नहीं होती, उसको अप्रोच करने वाली बॉडी होती है। तो हम इसी फॉर्मूले में बस एक चीज और क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी फॉर्मूले में हम बस एक टर्म और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ई। हम ये टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां पे याद रखना ये ई क्या कहलाता है, ये ई हमारा बॉडी की एमिस्टिविटी कहलाता है। एमिस्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल आप रिलेट कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कि ई नॉट बाई ई एम ये रिलेटिव परमिटिविटी होता था। तो ऐसे ही इधर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एमिशन मतलब रेडिएशन करने की कैपेसिटी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की डिवाइडेड बाय एमिशन ऑफ नॉर्मल बॉडी, इन दोनों का जब मैं रेशियो लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये ई एमिस्टिविटी आएगा। तो बस हमने इधर वो ही मल्टीप्लाई कर दिया है। प्लीज सब लोग चेक करो, सबको ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। डन। तो भैया जब यहां तक भी हो जाए तो बता देना, बस बचा एक लास्ट टॉपिक, दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। ब्लैक होल जो होता है तो मतलब वो भी एमिट थोड़ा ना करता है लाइट को, वापस रिफ्लेक्ट। आप ब्लैक होल की बात कर रहे हो, ठीक है डन। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो आगे यार। मतलब वो सेम यही कंसेप्ट है, उसका भी अलग है? नहीं, उसका कॉन्सेप्ट अलग है यार। ब्लैक होल में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, इसके बारे में नहीं पता। तो आप इसको एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह नहीं ले सकते, ये वो ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। ओके सर। हम्म। चलो भैया अब मैं आगे बढ़ूं।
चलो इधर आ जाओ भैया, लास्ट टॉपिक, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, टाइम है। पावर 4 भी होगी। क्या दोबारा बोलो? हाँ पावर। सॉरी, पावर 4। थैंक यू भाई, थैंक यू, मैं भावनाओं में बह गया। पावर 4। चलो आ जाओ भैया, लास्ट टॉपिक, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो अभी तक मैंने आपको क्या चीज बोली, मैंने आपको यही बोला कि हमारी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी और हमारे चार्जेस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, और जब मेरे चार्जेस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे तो वो वापस नीचे आने के लिए क्या करेंगे, वो वापस नीचे आने के लिए एनर्जी को रेडिएट आउट करेंगे। अब जब ये एनर्जी को रेडिएट आउट करेंगे तो भैया हमारे पास एक एनर्जी का स्पेक्ट्रम मिलेगा, एनर्जी लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो आपने एटम्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बोर्स मॉडल के हिसाब से। हमें ये एनर्जी का कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम मिला। मतलब ये एनर्जी का स्पेक्ट्रम क्या है, जो वेवलेंथ ये अमिट आउट कर रहा है उस चीज की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। तो यार वेन्स ने क्या कहा, वेन्स ने कहा कि जो ये एनर्जी अमिट आउट कर रहा है ना, तो ये अलग अलग रेडिएशंस, अलग अलग वेव्स रेडिएट आउट करेगा, और उनकी वेवलेंथ की एक रेंज होगी, λ1 से लेके λ2 तक। चेक करो, आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया जो मैंने बोला? यस सर। डन। तो बाकी मैं एक बार फटाफट क्विक रिकॉल बोल देता हूँ, मैंने क्या बोला। मैंने कहा यार इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना, तो वो बहुत सारी वेव्स निकाल रहा है। सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दी, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। उसने ये 5 वेव्स बाहर निकाली, तो ये पांचों की वेवलेंथ अलग अलग होगी। एक रेंज मिल जाएगी मेरे को कि भैया कि ये जो पांचों की पांचों वेव्स मिली है, इनकी वेवलेंथ की रेंज कितनी होगी, λ1 से लेके λ2 तक होगी। सिंस इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो इन पांचों वेव्स की एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? डिफरेंट। भाई डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ अ वेव का फॉर्मूला भैया पढ़ रखा है ना, hc/λ या h/f होता है। तो यार सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो मतलब सबकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वेन्स ने यही कहा, वेन्स ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है वेव्स को, लेकिन हर एक वेव पे अलग अलग एनर्जी होगी। मतलब ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं बस, मैं कह रहा हूं सपोज इस इलेक्ट्रॉन को 10 जूल्स ऑफ एनर्जी लूज करनी है, तो अगर इसको 10 जूल्स ऑफ एनर्जी लूज करनी है तो ये हो सकता है किसी पे 1 जूल सी हो, किसी पे 5 जूल सी हो, और ये भी हो सकता है किसी पे 2 जूल सी हो, किसी पे 0.5 जूल्स हो, और ऐसे किसी पे अलग हो। तो मतलब सब पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कैलकुलेट करने का? हमारा टारगेट उस वाली वेव को कैलकुलेट करना है जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। चेक करो, आपको यहां तक की सारी भावनाएं समझ में आई जो वेन्स ने बोली? यस सर। चलो डन। तो यार उसने क्या किया, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ की हेल्प से उसने फाइंड करने की कोशिश करी कि वो वेवलेंथ क्या है जिसपे हमें एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। तो देखो उसने ग्राफ प्लॉट करके क्या प्रूफ किया, चेक करते जाना भैया, इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये है हमारी वेवलेंथ, इधर है हमारी एनर्जी। उसने देखा कि यार जैसे जैसे मैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा हूं, मेरी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 5 जूल्स का, कि कोई एक वेव ऐसी होगी जिसपे मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। जिस वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है उसको हम डिनोट करते हैं λm से। हमने देखा अब इस वेवलेंथ के बाद अगर मैं फिर से वेवलेंथ इंक्रीज करूं तो फिर से हमें एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज मिल रही है। तो मतलब हमें एनर्जी मैक्सिमम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मिलेगी, जिसको हम कहेंगे λm से। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। डन। अब सपोज उसने ये ग्राफ ड्रॉ किया एट 100 डिग्री केल्विन के लिए, जब बॉडी 100 डिग्री केल्विन पे थी। फिर उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया रेडिएशन का, जब उसने टेम्परेचर लिया 1000 केल्विन। तो देखो ग्राफ कैसा बन रहा है भैया, ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है।
तो ग्राफ इस टाइप का बन रहा है। मतलब क्या कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो एनर्जी रेडिएट आउट होगी वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब आपको जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है और जो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है पहले वाले के केस में? डिक्रीज। वेरी गुड। तो हमारी जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट होते जा रही है, याद रखो। सिमिलरली अगर अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा 1200 डिग्री केल्विन के लिए, तो अब ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ ऐसा बनने का मतलब क्या है? एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है और हमारी जिस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पे ये एनर्जी मिल रही थी वो वेवलेंथ डिक्रीज होते जा रही है। तो बेसिकली वेवलेंथ क्या हो रही है? वेवलेंथ हमारी शिफ्ट हो रही है। तो अगर वेवलेंथ शिफ्ट हो रही है, इसी चीज को कहा जाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मतलब हमारी वेन्स डिस्प्लेस हो रही है, मतलब वेवलेंथ डिस्प्लेस हो रही है। क्या भैया लॉजिक सबको समझ में आ गया पूरा पूरा? यस। तो वेन्स ने क्या करा? वेन्स ने सिंपली दो फॉर्मूले को क्लब किया। उसने कहा कि भैया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी लाइट रे की इंटेंसिटी आएगी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द पावर 4। इसलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं हमें साफ दिख रहा है कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, जो एनर्जी हमें मिल रही है वो इंक्रीज करते जा रही है। लेकिन फिर उसने क्या कहा कि भैया एनर्जी और वेवलेंथ कैसे होते हैं? एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वेवलेंथ और टेम्परेचर भी कैसे हो जाएंगे? इनवर्सली। वेरी गुड। तो यही एक फाइनल फॉर्मूला दिया वेन्स ने कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जहां पे इसको आप लैम्डा एम लिखोगे कि लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो हमने लिखा लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बी से, कि लैम्डा एम टी इक्वल्स टू बी, और ये बी हमारा कहलाता है वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू वगैरह हमें कुछ याद नहीं रखनी, कहीं कुछ काम नहीं आएगा। वेन्स कांस्टेंट। अब ये वेन्स कांस्टेंट छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों यार? जो कलर की लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ की हेल्प से मैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड कर सकता हूं। आई रिपीट, जो भी कोई बॉडी गर्म होगी उसका कलर चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा तो उससे कौन सी कलर की वेव निकल रही है उसकी वेवलेंथ फाइंड कर लूंगा तो मेरे को उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिटरमाइन हो जाएगा, टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो भैया, सपोज मैंने कोई आयरन रॉड लिया, आपने ये प्रैक्टिकली कभी नोटिस भी किया होगा। अगर मैं आयरन रॉड ले रहा हूं और इसको पहले थोड़ा सा गर्म कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ आयरन रॉड गर्म होने पे इनिशियली इसका टेम्परेचर कैसा होता, इसका कलर कौन सा होता है आयरन रॉड का गर्म करने पे? रेड। भाई वेरी गुड। सबसे पहले इसका कलर है ना रेडिश होता है। रेडिश क्यों होता है? क्योंकि भैया इसका टेम्परेचर अभी कोई ज्यादा नहीं है, इसका टेम्परेचर अभी कम ही है। टेम्परेचर कम है तो मतलब एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। फिर जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे ना, आप नोटिस करोगे कि इसका कलर चेंज होते जा रहा है। जब ये और ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ब्राइट येलो बन जाता है। आपने देखा होगा लोहार की दुकान पे जब वो होता है तो ब्राइट येलोइश बन जाता है। भैया ये चीज नोटिस करी है? Yes, sir. ब्राइट येलोइश को क्यों मतलब है? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुई, तो वेवलेंथ को क्या होना है? डिक्रीज होना है। Decrease. और आप विबग्योर की तरीके चले जाओ, विबग्योर में वेवलेंथ इस तरीके से डिक्रीज होती है। तो इसका कलर चेंज होते होते जब हम इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं ना, जैसे फर्नेस वगैरह में जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपको पता है आयरन रॉड का कलर क्या होता है? आयरन रॉड का कलर हमारा व्हाइटिश हो जाता है। व्हाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया कि वेवलेंथ को बहुत ज्यादा छोटा होना पड़ेगा। इतनी ज्यादा छोटी वेवलेंथ की ऑलमोस्ट आप नोटिस ही ना कर पाओ तो आपको ये कलर कैसा दिखाई देगा? आपको ये व्हाइटिश कलर दिखाई देगा। क्या चीजें समझ में आ गई हैं? यस सर। भैया सर सन का, येलो और व्हाइट के बीच में बाकी कलर भी आएंगे? हम बाकी कलर्स भी आएंगे, मैं तो बस आपको बताते जा रहा हूं। और याद रखना ये कलर हमारा उस पर भी तो डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल रेड येलो इस तरीके से कन्वर्ट होते जाएंगे, नहीं। लेकिन इतना पता है
कि रेड से कहीं ना कहीं वो वायलेट को अप्रोच करेंगे, रेड से कहीं ना कहीं वो व्हाइटिश को अप्रोच करेंगे। ये फिर अगर व्हाइट को और हीट करेंगे तो फिर विजिबिलिटी नहीं बन जाए। क्या, दोबारा बोलो। व्हाइट को और हीट करेंगे तो फिर से विजिबिलिटी नहीं बन जाए। यार मेरे को अभी भी नहीं तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा रिपीट कर दो यार प्लीज, या टाइप करके मतलब सेंड कर दो। यस सर। हाँ, तो यार इस चीज का यही याद रखना। अब जैसे मैं क्या बात कर रहा था, सन। यार एक बार बताओ, सन पे आप क्या थर्मामीटर लेके जाओगे टेम्परेचर चेक करने के लिए? नहीं। तो हम ये चेक करेंगे कि भैया सन से जो वेव्स निकल रही हैं, हीट वेव्स या लाइट कौन से कलर की निकल रही है, उसकी वेवलेंथ, उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से सोलर बॉडीज, सन, इन सब चीजों का टेम्परेचर फाइंड किया जाता है। चलो, तो ये बस सब समझाने के तरीके थे। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है जिसको लिख डालो। अब इसी पे बस न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। व्हाइट को और हीट करेंगे तो फिजिक्स विग्योर नहीं होगा। नहीं नहीं, एरी हो भी सकता है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेकिन बस आपको ये चीज समझनी है, आपको कलर कोडिंग कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये चीज माइंड में बिठानी है कि भैया टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेफिनेटली वेव्स जो निकल रही है उनका कलर वगैरह चेंज होगा, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग आएगी। बस आप इतनी चीज याद रखो। जैसे एक बार है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, और अगर क्या ये विजिबल भी आगे ए निकल गया तो इंफ्रारेड वगैरह अल्ट्रावायलेट उस रीजन में फॉल डाउन कर जाएगा, वो मैं मानता हूँ। तो वही वेवलेंथ फाइंड करनी है। जैसे एक बार है ना, नीट एग्जाम में आया हुआ है, आप लोगों के में नहीं आया हुआ, कि यार एक मटेरियल का कलर है रेड और एक मटेरियल का कलर है ब्लू, तो आपको बताना है किसका टेम्परेचर ज्यादा है, रेड वाले का या ब्लू वाले का? बताओ ब्लू। किसका टेम्परेचर ज्यादा है? ब्लू। ब्लू वाले का। बस ये ऐसा सिंपल ब्लू। क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन वो भी बहुत टाइम पहले आया हुआ था, बहुत साल पहले। अब ऐसा फुद्दू क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे नहीं, एक्सपेक्ट मत करना ऐसा फुद्दू क्वेश्चन आने की। हाँ, तो भैया आप चेक करके बताओ, ये थर्मल प्रॉपर्टीज हमारा खत्म हो चुका है, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, और थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। चलो तो डन। तो भैया यहाँ तक रिवाइज, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। सर। हाँ बोलो। थैंक यू। थैंक यू सर। और सर थैंक यू यार। हाँ बोलो बोलो यार हर्ष। तभी मतलब जैसे न्यूट्रॉन स्टार का जो मतलब टेम्परेचर सन से ज्यादा होगा हाँ मतलब बिल्कुल, बिल्कुल होता है। न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर, वो सॉरी, जो आप स्टार बता रहे हो उसका टेम्परेचर हमारा क्या कहते हैं उससे ज्यादा होता है, सन से ज्यादा होता है। यस। बिल्कुल, ये एक न्यूमेरिकल भी है। ओके सर। ओके यार, बाय सर। बाय यार, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।